हेलो बालक, आप लोग कैसे हैं। तो चलिए आज का हमारा जो वीडियो है वीडियो नंबर 4 है और इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं, चलिए इसको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा हम लोग बैक में चलते हैं, यानी कि वीडियो नंबर 1 में चलते हैं। तो आप लोग वीडियो नंबर 1 नहीं देखे हैं तो फिर भी कोई टेंशन नहीं लेना है। और पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो प्ले स्टोर से एजीएस क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए इसको समझने के लिए आज का जो टॉपिक है इसको थोड़ा सा हम लोग बैक में जाते हैं। देखिए ये जो है हमारा प्रतिवर्ती धारा का वक्र है, यानी कि ग्राफ है कि प्रतिवर्ती धारा इस प्रकार से हमारा चलता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ई वाला जो है प्रतिवर्ती धारा का आधा चक्कर होता है जिसको हम लोग धनात्मक अर्धचक्र कहते हैं, और ये वाला हमारा प्रतिवर्ती धारा का आधा चक्कर है जिसको हम लोग ऋणात्मक अर्धचक्र कहते हैं। अब इसमें बात आती है कि यहाँ पर हमारा होता है T/4 होता है और यहाँ हमारा होता है T/2 होता है और यहाँ हमारा होता है 3T/4 होता है और यहाँ पर हमारा दोस्त होता है T होता है। समझे बालक के? तो यहाँ हमारा T हो गया। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आपका ये पूरा हुआ, ये प्रतिवर्ती धारा का पूरा एक चक्कर हुआ। समझ गए? ई जो है आपका प्रतिवर्ती धारा का आधा चक्र है, तो इसको हम लोग धनात्मक अर्धचक्र कहते हैं। ये भी हमारा प्रतिवर्ती धारा का आधा चक्र है जिसको हम लोग ऋणात्मक अर्धचक्र कहते हैं। अब हम लोग के पढ़ना है प्रतिवर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी हमको पढ़ना है। तो चलिए उसका डिफिनेशन समझिए कि प्रतिवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है। जैसे ही तो आप समझ गए कि एक चक्कर कहाँ से कहाँ तक ले होता है। देखिए एक चक्कर आपका होता है 0 से लेकर के T तक ले जो समय होता है, तो इसमें लगा ये आपका एक चक्कर होता है। ये तो आप समझ गए। अब हमको पढ़ना है क्या, प्रतिवर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान। तो इसका परिभाषा समझते हैं कि प्रतिवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान आखिर क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी क्या होता है। क्योंकि ये तो खुद आइबे करता है एग्जाम में, और इसका व्यंजक भी आपका आता है 5 नंबर में, डिफिनेशन सहित व्यंजक भी आता है। तो इसका परिभाषा क्या होता है दोस्त, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी का, कि प्रतिवर्ती धारा के पूरा एक चक्कर के लिए, प्रतिवर्ती धारा के पूरा एक चक्कर के लिए धारा के वर्ग, जैसे प्रतिवर्ती धारा है तो एक चक्कर कहाँ कंप्लीट होगा, यहाँ पर ही कंप्लीट होगा। तो प्रतिवर्ती धारा के पूरे एक चक्कर के लिए धारा के वर्ग के औसत मान, तो औसत मान कहाँ से हमको निकालना पड़ेगा, 0 से लेकर T तक ले, क्योंकि एक चक्कर कहाँ से कहाँ तक ले होता है दोस्त, 0 से लेकर T तक ले में हमारा पूरा एक चक्कर होता है। तो परिभाषा बढ़िया समझ लीजिए, ठीक ना, क्योंकि याद करे वाला झंझट नहीं, समझा हुआ चीज़ लंबा समय तक याद रहता है। तो प्रतिवर्ती धारा के पूरे एक चक्कर के लिए धारा के वर्ग, तो मान लेते हैं कि पूरा एक चक्र के लिए धारा I है और एक और वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को प्रतिवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। तो एक और औसत मान निकालना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा दोस्त। तो देखिए पहले इसका प्रतिवर्ती धारा के पूरा एक चक्कर के लिए धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को प्रतिवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं, और प्रतिवर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान को हम लोग IRMS से लिखते हैं, रूट मीन स्क्वायर, ठीक ना, IRMS से इसको लिखते हैं। और अकॉर्डिंग टू परिभाषा देखिए आपका कहला है कि जो IRMS का जो वैल्यू आपका होता है, IRMS का वैल्यू होता है ये प्रतिवर्ती धारा के पूरे एक चक्कर के लिए धारा के वर्ग के औसत मान। तो धारा के आपका वर्ग हो गया I², अब पूरा एक चक्कर के लिए कह रहा था 0 से लेकर के T, और यहाँ पर आपका लिखाएगा DT। एक और औसत मान, तो औसत मान तो नीचे लिमिट, नीचे अगर भागा लगेगा आपका 0 से T और ये हो जाएगा DT, क्योंकि प्रतिवर्ती धारा का मान और दिशा जो है लगातार आपका बदलते रहता है। इस प्रकार से एक मान और दिशा लगातार क्या होता रहता है, बदलते रहता है। तो इसका अभी परिभाषा कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक ना, परिभाषा के अकॉर्डिंग अभी हमारा पूरा नहीं हुआ है। परिभाषा एक बार फिर सुनिए, ठीक ना।
प्रत्यवर्ती धारा के पूरे एक चक्कर के लिए धारा के वर्ग के औसत मान, तो ये भी औसत मान हुआ, के वर्गमूल यानी कि एकरा पर भी क्या चढ़ेगा दोस्त, ये पूरा पर भी रूट चढ़ेगा। के वर्गमूल के मान को हम लोग प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल मान कहते हैं। अब आपका पूरा परिभाषा हुआ, अब समझ में आया क्या है। प्रत्यवर्ती धारा के पूर्ण एक चक्कर के लिए धारा के वर्ग, तो धारा के वर्ग के औसत मान पूरा एक चक्कर के लिए 0 से t के वर्गमूल, तो वर्गमूल आपका पूरा के हो गया का जो मान होता है वही आपका प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल मान कहलाता है। ये आपका परिभाषा क्लियर हुआ। अब देखिए आप एन से रूट हटाइएगा तो एन में आपका स्क्वायर हो जाएगा, इधर से आके रूटवा हटाइएगा तो एन कौची हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यही फार्मूला जो है अगला स्टेप में आपका देखिए बदल करके और इस प्रकार से हो जाता है कि आई स्क्वायर RMS और बराबर में आपका इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t और ये हमारा आई स्क्वायर dt और नीचे में हमारा क्या हो जाएगा 0 से t और ये आपका dt हो गया। इसी से हम लोग प्रत्यवर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का आगे चल के व्यंजक निकालेंगे। लेकिन अब चलिए अब हम लोग प्रत्यवर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक ज्ञात करेंगे जो आपका एग्जाम में 5 नंबर में पूछता है। टॉपिक देखिए दोस्त आपके सामने है कि प्रत्यवर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक ज्ञात करें। प्रत्यवर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक ज्ञात करें। इसका व्यंजक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका एग्जाम में 5 नंबर में पूछता है विथ डिफिनेशन। जैसे परिभाषा तो पूछबे करता है कि प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान किसे कहते हैं, साथ में ये भी पूछता है कि इसका व्यंजक भी ज्ञात करें। तो चलिए इसका व्यंजक निकालते हैं क्योंकि व्यंजक निकालना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले व्यंजक निकालने के लिए हम लिखते हैं कि चूँकि प्रत्यवर्ती धारा का जो समीकरण आपका होता है वो I बराबर क्या होता है दोस्त, I बराबर होता है आई नोट साइन ओमेगा t होता है जो कि आप पहले जानते हैं। और चूँकि अभी हम आपको परिभाषा बताएं प्रत्यवर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का, तो उससे हम लोग के आया था अभी कि IRMS का होल स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन 0 से t और I स्क्वायर dt और बटा में हमारा क्या था दोस्त 0 से t और यहाँ पर ही dt। अब देखिए I नोट के I का हम लोग मान जानते हैं कि I का जो मान होता है हमारा ना क्या होता है I का मान I नोट साइन ओमेगा t का होल स्क्वायर और ये हमारा dt हो गया। और नीचे देखिए हमारा dt का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन हमारा t हो जाएगा और लिमिट 0 से हमारा t है। अब इसमें देखिए समझे वाला बात क्या है कि जैसे पूरा के स्क्वायर है तो पूरा के स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिएगा पूरा के ना, तो IRMS का होल स्क्वायर और उधर देखिए हमारा क्या हो जाएगा I नोट का स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा t और ये हमारा dt और यहाँ पर ये आपको लिमिट देना है 0 से कहाँ तक ले t तक ले देना है। और नीचे देखिए dt के हमारा t हो गया है तो एक बार लोअर लिमिट पुट कर दीजिए, एक बार अपर लिमिट है एक बार लोअर लिमिट है, बीच में माइनस पड़ जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो I नोट है इसका स्क्वायर आपका बाहर निकल जाएगा क्योंकि हमको इंटीग्रेशन करना है t के रिस्पेक्ट में, तो बिना t वाला के हम लोग बाहर निकालेंगे। तो बिना t वाला को हम लोग बाहर निकालेंगे IRMS का होल स्क्वायर और यहाँ हमारा बाहर कौन निकल जाएगा I नोट का होल स्क्वायर बाहर निकल जाएगा और देखिए हमारा 0 माइनस t माइनस 0 है तो हमारा t हो जाएगा। यहाँ देखिए ध्यान दीजिए हमारे बचेगा अंदर में साइन स्क्वायर ओमेगा t, तो इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट कर ही नहीं सकते हैं, इसके लिए आपको फार्मूला की आवश्यकता पड़ेगा। देखिए फार्मूला हम आपको बता रहे हैं कि फार्मूला क्या होगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस कोस 2x बराबर आपका होता है 2 साइन स्क्वायर x होता है दोस्त, ठीक ना। लेकिन देखिए इसमें हमारा 2 साइन स्क्वायर x नहीं है, तो हम लोग ये जो 2 है इसको हम यहाँ लिखेंगे भागा में 1 माइनस कोस 2x और डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ मेरा क्या बचेगा साइन स्क्वायर x बचेगा। अब वहाँ देखिए हमारा साइन स्क्वायर x नहीं है
साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे 0 से टी, आपका लिमिट तो रहेगा ही। साइन स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे 1 माइनस कोस 2। देखिए x के जगह पर यहाँ ओमेगा टी है, तो 2 ओमेगा टी, और ये हमारे पूरा के बटा में कौन सी है 2 है, और यहाँ पर आपका dt हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जैसा कि हम लोग लिखेंगे कि आई आर एम एस का होल स्क्वायर बराबर आई नोट का होल स्क्वायर और बटा में हमारा टी, और यहाँ देखिए हमारा जैसे 1/2 सेपरेट डिवीजन इसको हम कर देते हैं 1/2, और ये हमारा कोस है 2 ओमेगा टी और बटा में हमारा यहाँ 2, और ये हमारा डी टी, और लिमिट कहाँ देना है 0 से हमारा टी तक इसमें लिमिट देना है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर 1/2 और वो हमारा डी टी है, तो 1/2 और डी टी की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t/2 हो जाएगा। तो आई आर एम एस का होल स्क्वायर बराबर यहाँ देखिए आई नोट का होल स्क्वायर बटा में हमारा टी, और यहाँ देखिए हमारा हो जाएगा t/2, और यहाँ देखिए कोस ओमेगा टी का आपका हो जाएगा साइन ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी आके लिखाएगा, और देखिए t के साथ यहाँ 2 ओमेगा है, तो 2 ओमेगा नीचे भागा में लिखाएगा, तो 2 गुना 2 ओमेगा, और हमारा लिमिट कहाँ से 0 से t। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि ई वाला इंटीग्रेशन जो हम लाइन लिखे हैं आप समझ में नहीं किए, तो देखिए नहीं समझे तो उसके लिए भी उपाय है, क्योंकि जानते हैं जो मैथ के विद्यार्थी है उनको दिक्कत नहीं होता इंटीग्रेशन में, बायोलॉजी वाला को थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो कहाँ पर ये दिक्कत हो जाता है भाई, तो देखिए जिसे हम लोग जानते हैं कि कोस एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका साइन एक्स होता है, लेकिन जब ऐसे रहे कि कोस 2x dx देकर होता है साइन 2x और बटा में 2, मतलब यहाँ x के साथ जो भी गुना में रहेगा ना वो भागा में नीचे लिखा जाएगा। तो यहाँ तो x नहीं है, यहाँ देखिए आपका 2 ओमेगा टी है, तो हम लोग t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो जो भी t के साथ रहेगा वो भागा में लिखा जाएगा। तो देखिए कोस 2 ओमेगा टी में t के साथ कौन है 2 ओमेगा है, तो 2 ओमेगा आपका नीचे लिखा गया भागा में, अब पहले से हमारा 2 ही था तो वही से इसे लिखाया है। ठीक, अब देखिए 2 और इंटू में 2 ओमेगा आपका क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर 4 ओमेगा हो जाएगा। तो हमारा आई आर एम एस का होल स्क्वायर बराबर आई नोट का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ देखिए एक बार अपर लिमिट हम लोग रखते हैं यहाँ पर, तो अपर लिमिट रखेंगे तो यहाँ t/2 और माइनस यहाँ हमारा हो जाएगा साइन 2 ओमेगा, और ये t के जगह ऊपर t और बटा में हमारा ये आपका 4 ओमेगा हो जाएगा, और फिर माइनस देंगे, और एक बार हम लोग ये लोअर लिमिट लिखेंगे, छोटका ब्रैकेट पड़ेगा, एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे इसमें, तो हमारा क्या हो जाएगा 0/2 हो जाएगा, और माइनस में हमारा साइन 2 ओमेगा और इंटू में t के जगह 0 और बटा में हमारा 4 ओमेगा। अब देखिए यहाँ पर छोटका ब्रैकेट देंगे, अब मझली ब्रैकेट दे देंगे, पूरा के पूरा बंद कर दिए। एक बार जैसे हम अपर लिमिट पुट कर रहे हैं t के जगह पर, एक बार लोअर लिमिट है, बीच में यहाँ देखिए माइनस पड़ा है इंटीग्रेशन के रूल के हिसाब से। अब देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा आई आर एम एस का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या है दोस्त आई नोट का स्क्वायर बटा में आपका t है, यहाँ देखिए अंदर में हमारा क्या बचेगा t/2, और यहाँ देखिए साइन 2 ओमेगा टी है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं साइन 2 ओमेगा के वैल्यू हमारा होता है 2 पाई बटा में t, और इंटू में हमारे यहाँ t है पहले से, और नीचे में मेरा क्या है 4 ओमेगा है। अब कहिएगा सर यहाँ पर ही ओमेगा के वैल्यू रखें और नीचे में आप ओमेगा के वैल्यू रखबे नहीं किए, तो नीचे हमको काम नहीं है इसलिए हम नीचे नहीं रखे। यहाँ देखिए आपका क्या हो जाएगा 0/2 तो आपका 0 हो जाएगा, और इस साइन 0 हो जाएगा क्योंकि 2 ओमेगा में 0 से गुना होगा तो 0, और ये आपका 4 ओमेगा नीचे है, ये पूरा में आप ब्रैकेट दे दीजिए। समझ रहे हैं कि नहीं, हर एक पॉइंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन का इस्तेमाल हुआ है। तो ये हमारा आई आर एम एस का होल स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा आई नोट का होल स्क्वायर बटा में हमारा t हो जाएगा। या देखिए हमारा क्या है t/2, और ये देखिए ये हमारा t से t कैंसिल, तो हमारा हो जाएगा साइन 4 पाई और बटा में हमारा 4 ओमेगा हो जाएगा, और माइनस यहाँ देखिए 0 साइन 0 का वैल्यू 0 और बटा में हमारा यहाँ देखिए 4 ओमेगा हो जाएगा। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में। अब देखिए आपको एक बात बताते हैं
जो आपका बहुत मदद करेगा खास करके इंटीग्रेशन में। और मैथ वाला विद्यार्थी तो पहले ही जानते हैं, इसमें महारथी हैं। जैसे देखिए आप जानते हैं कि साइन पाई का मान 0 होता है, साइन 2 पाई का भी मान 0 होता है, साइन 3 पाई का भी मान आपका 0 होता है, और साइन 4 पाई का भी मान 0 होता है आपका, और साइन 5 पाई का भी मान 0 आपका होता है। आप 11th क्लास में वो टॉपिक पढ़ना था, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, वहीं पर ये वाला आपको पढ़ना था कि साइन पाई साइन 2 पाई सबके यानी कि n पाई के रूप में होता है साइन में, तो उसमें मान 0 आता है। यहाँ देखिए साइन 4 पाई है, साइन 4 पाई का वैल्यू आप पहले से जानते हैं दोस्त। तो क्या जानते हैं आप? तो कहिए सर अभी ने बताया साइडवा में 0 न है, तो चलिए लिख देते हैं। जब आप जान गए तो t/2 और ये हमारे 0 और बटा में हमारी 4 ओमेगा, और ये इधर देखिए 0/4 ओमेगा, तो हमारा पूरा n का हो जाएगा 0 हो जाएगा, पूरा उन्हें 0 हो गया। अब जो भी हमारा बचल है देखिए यहीं पर बचल है। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए दोस्त, यहाँ पर IRMS का होल स्क्वायर बराबर हमारा क्या है, I0 का स्क्वायर बटा में हमारा t है, और अंदर में देखिए हमारा क्या बचेगा t/2 और माइनस में हमारा यहाँ पर 0 बचेगा, ये पूरा के पूरा 0। तो ये देखिए IRMS का होल स्क्वायर और बराबर में आपका क्या है I0 का स्क्वायर बटा में हमारा t, और यहाँ देखिए हमारा t/2, तो हम लोग ये वाला t से ये वाला t को कैंसिल आउट कर देंगे। तो अब आपका क्या बचेगा इधर, तो I0 का स्क्वायर बटा में 2 बचेगा। समझ रहे बालक? तो चलिए समझ रहे हैं तो बहुत अच्छा बात है। ये हमारा क्या हो जाएगा I0 का स्क्वायर बटा में 2। अब इतने से हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो उन्ने हमारा का चढ़ जाएगा, उन्ने हमारा रूट चढ़ जाएगा, ठीक ना। इन्ने से हमको स्क्वायर हटाना है, तो इन्ने से आप स्क्वायर हटा दीजिए, तो इधर आपका क्या हो जाएगा, इधर आपका रूट चढ़ जाएगा। I0 का स्क्वायर बटा में हमारा 2। अब देखिए I0 का तो हमारा निकल जाएगा, स्क्वायर है ना, तो निकल जाएगा, ये हमारा 2 जो है रूठे में रह जाएगा। या देखिए अब हमारा क्या हो गया कि IRMS बराबर में हमारा I0 और डिवाइडेड बाय √2 ही हो गया। ये हमारा हो गया प्रतिवर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक। इससे आपको एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, तो हम आपको उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पास पहुंचाते हैं, ताकि आपका जब एग्ज़ाम में पूछे तो आप घबराएं नहीं। तो देखिए पूछता क्या है दोस्त, जैसे ये हमारा व्यंजक हो गया, आप एग्ज़ाम में यहीं तक निकाल के छोड़ दीजिए, आपका 5 नंबर पूरा हो गया। डिफिनेशन और यहाँ तक निकाल दीजिए, आपका 5 नंबर के काम हो गया। अब देखिए इससे कुछ एक्स्ट्रा बात भी पूछता है, वो भी हम आपको बताते हैं। जैसा कि IRMS बराबर अभी आप पढ़ें कि I0 बटा में हमारा √2 है, तो क्या इसको हम देखिए ऐसे लिख सकते हैं कि IRMS बराबर I0 बटा में √2 और गुना में देखिए ऊपर नीचे हम लोग √2 से क्या कर देंगे, इसमें गुना कर देंगे। तो इसी को देखिए आप लिख सकते हैं कि IRMS बराबर ये हमारा देखिए हो जाएगा √2 I0 और बटा में √2 गुना √2 हमारा 2 हो जाएगा। अब कहिएगा कि सर जो IRMS बराबर आप लिख रहे हैं तो √2 के मान होता है 1.414 और बटा में हमारा 2 है, और गुना में कौन है आपका I0 है कि नहीं। तो देखिए यहाँ समझिए, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसको देखिए चेंज करते हैं। ये 1.414 को जब काटिएगा तो आपका देखिए मान आएगा कुछ इस प्रकार से 0.707 और गुना में I0। तो वही समीकरण अब बदल के दूसरे रूप में आ गया। तो एग्ज़ाम में कभी कभी पूछता है कि प्रतिवर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का जो मान होता है उस शिखर मान का कितना गुना होता है। तो शिखर मान का 0.707 गुना होता है। और बाय द वे ये ऑप्शन में नहीं रहे तो देखिए एक और ऑप्शन है आपके लिए। एक ऑप्शन आपका यहाँ से बनता है कि IRMS बराबर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/√2 और गुना में आप I0 भी लिख सकते हैं। तो इसको दो तरह से एग्ज़ाम में आपका ऑब्जेक्टिव में दे सकता है। क्वेश्चन कैसे पूछता है दोस्त कि प्रतिवर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का जो मान होता है उसके शिखर मान का कितना गुना होता है। तो शिखर मान का 0.707 गुना होता है, या
1/√2 गुना होता है। ठीक है, तो इतने आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता है। और भी इससे रिलेटेड जो है 2-4 गो पॉइंट है जो आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो वो हम आपको अगला वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्त, आपसे मिलते हैं फिर अगला वीडियो में। जय हिंद साथियों।